हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल A&S लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और क्लास 12th केमिस्ट्री का ये हमारा है अध्याय नंबर फर्स्ट, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट। नाम है विलयन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? विलयन। ठीक। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस टॉपिक के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। ठीक। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम लोग इसके 11 लेक्चर तक इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे के सारे कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे लेक्चर नंबर 12 के बारे में, और आज से ये चैप्टर एकदम से 100% कंप्लीट हो जाएगा। बात को समझना ध्यान से, आज से ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। और आज का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परासरण दाब। इसके आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि परासरण दाब किसे कहते हैं, या इसके न्यूमेरिकल भी कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले उन सभी परासरण दाब के बारे में बातचीत करेंगे, फिर और उन सभी न्यूमेरिकल्स के बारे में बातचीत करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो चलो देखते हैं कि परासरण दाब की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक, कह रहा परासरण दाब, कह रहा परासरण की क्रिया, ध्यान से बच्चों समझो आते कि कह रहा परासरण की क्रिया को रोकने के लिए। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगी कि परासरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, परासरण तथा विसरण में क्या अंतर है। ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगी अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर कहानी बताई गई है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर डाला गया दाब। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं कि भैया परिभाषा याद करने में, डेफिनेशन याद करने में बहुत ज्यादा समय ना लगे हमें। तो कह रहा विलयन पर डाला गया दाब परासरण दाब कहलाता है। विलयन पर डाला गया दाब परासरण दाब कहलाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो चलते हैं देखते हैं कि भैया ये परासरण दाब क्या, भैया ने बता दिया अचानक से, हमको तो पता नहीं चला। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर ये जिसने स्लाइड पढ़ी है उसको सब कुछ अच्छे से कवर है, अच्छे से क्लियर है। ठीक, तो हम लोगों ने पहले बातचीत करी थी विसरण के बारे में। ये देख पा रहे फिगर आपको विसरण का दिख रहा होगा, और ये वाला फिगर जो है वो किसका है, परासरण का है। और यहाँ पे हम लोगों ने कहानी सीखी थी क्या कि भैया लॉ सॉल्यूट, यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर किसके मॉलिक्यूल गति करते हैं, तो विलायक के मॉलिक्यूल गति करते हैं। बच्चा ध्यान रखना, किसके मॉलिक्यूल, विलायक के मॉलिक्यूल गति करते हैं। कहां से, तो बोलोगे निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। ठीक, अच्छा ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है ना, तो ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया बच्चों। ठीक, वहां पर जाकर के देखिएगा, जाकर के हर एक चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो अर्ध पारगम झिल्ली से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कण गति कर रहे थे, तो ऐसी क्रिया को हम लोग परासरण बोल देते। क्या बोल देते, परासरण की क्रिया बोल देते। ठीक, अब ये तो परासरण की क्रिया होगी, चलो समझ में आता है। लेकिन कह रहा परासरण की क्रिया हमें नहीं पढ़नी, हमें पढ़ना है परासरण दाब। क्या पढ़ना है, परासरण दाब। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें विशेष रूप से ध्यान से, अभी तक ये परासरण की क्रिया चल रही थी। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये निम्न सांद्रता से, मैं यहाँ पे लिख दूं थोड़ा सा ना, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये इस विलयन की सांद्रता क्या है, निम्न है। ठीक है ना, और इस विलयन की सांद्रता क्या है, उच्च है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक, ऐसे दो विलयन हमने लिए, मान लो ये हमारे पास में ए है और ये एक बी है। इसमें सांद्रता कम है, इसमें सांद्रता ज्यादा है, जबकि विलायक की मात्रा दोनों में देखो बराबर लिखी हुई है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने लगा दी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या लगा दी, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। ठीक, अब अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम सिर्फ इतना है कि वो केवल और केवल किसके, विलायक के कणों को पार होने देती है। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली की एक प्रॉपर्टी है कि भैया वो केवल विलायक के कणों को निकलने देगी, बाकी विलय के कणों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद की क्या कहानी है कि भैया अब यहाँ से जो विलायक के कण थे, यहाँ इस निम्न सांद्रता वाले विलयन से वो कहाँ की तरफ ट्रांसफर हो गए, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर ट्रांसफर हो गए। ठीक, देखो ध्यान से, इधर पानी की मात्रा कम हो गई कि नहीं, देखो विलय के कण नहीं कम हुए हैं, विलय के कण देखो पहले भी 1 2 3 4 5 6, कितने थे, 6 थे। इधर भी देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इधर भी कितने हैं, टोटल 6 है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी ना बच्चा कि यहाँ पर विलय के कण नहीं गए, किसके कण गए, विलायक के कण उधर की तरफ गए। तो देखो यहाँ पे पानी बहुत कम हो गया, उधर पे पानी की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक, तो ऐसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं परासरण की क्रिया। अब इस क्रिया को रोकने के लिए ध्यान से देखो, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखाया है, कह रहा है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर डाला गया दाब
परासरण दाब कहलाता है, ये बात ध्यान रखो। ठीक, तो ये जो विलयन दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर देखो एक पिस्टन लगा दिया, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो हमने यहाँ पर एक क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। ठीक, और इस पिस्टन से हमने आपसे कहा कि इसमें थोड़ा सा क्या डालो, दाब डालो। जैसे ही आप इसमें प्रेशर लगाओगे तो वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल, विलायक के मॉलिक्यूल उधर की तरफ जा रहे थे, ठीक, इधर से उधर की तरफ जा रहे थे, ये विलायक के मॉलिक्यूल उधर जाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि भैया जब इधर से प्रेशर पड़ेगा तो ये कैसे जा पाएंगे, जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो उधर से जाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और जब जाना बंद कर देंगे तो परासरण की क्रिया भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो बस ऐसे ही दाब को, ध्यान से देखो बच्चा, ऐसे ही दाब को क्या कहा जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। ठीक, बड़ी ही प्यारी सी चीज है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गई क्या, कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर डाला गया दाब परासरण दाब कहलाता है। इतनी चीज कंफर्म हो गई, नहीं हो गई। ठीक, अब हम लोग परासरण दाब का फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग कहेंगे क्या कि भैया परासरण दाब को हम लोग किससे लिखते हैं, पाई से। तो आप ये भी लिख लीजिएगा कि इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। वैसे आप लोगों ने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ रखा होगा कि फिजिक्स में, कि पाई वी बराबर एन आर टी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको बहुत बार सिखाया गया होगा, पाई वी बराबर एन आर टी। ठीक, ये हाँ, तो ये जो पाई होता था, इस पाई की जगह आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा पी वी बराबर एन आर टी। क्या पढ़ा होगा, पी वी बराबर एन आर टी। ठीक, ऐसे फॉर्मूले आपने जरूर सीखे होंगे फिजिक्स में, ठीक है ना। फिलहाल आज हम लोग बातचीत करते हैं दोबारा से इस फॉर्मूलों की, ध्यान देना। ठीक, करा परासरण दाब के नियम, क्या पढ़ने आपको, परासरण दाब के नियम। ठीक, तो पहला जो नियम है वो चार्ल्स ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स ने। तो क्या, चार्ल्स वांट हाफ नियम, ठीक है ना। क्या बोलोगे, चार्ल्स वांट हाफ नियम। अब चार्ल्स वांट हाफ ने क्या कहा था भैया, कि स्थिर सांद्रता पर, क्या बोला था, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो परासरण दाब है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो परासरण दाब है, वो उसके परम ताप के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये उसके परम ताप के समानुपाती होगा। बोले ये कौन सी बला है भैया, बिल्कुल समझ में आने वाली बला है, बहुत टेंशन की कहानी है ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चा, क्या कह रहा है कि स्थिर सांद्रता पर, यानी आपको सांद्रता यहाँ पर क्या रखना है, नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक, उसके बाद हमसे कह रहा है जो परासरण दाब होगा, परासरण दाब क्या है बच्चा, पाई है, और ये जो है ये समानुपाती है किस चीज के, ध्यान से देखो, परासरण दाब जो है ये क्या है, समानुपाती है किस चीज के, तो कह रहा परम ताप के। तो परम ताप का मतलब यहाँ पर टी से। ठीक, तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा, टी के समानुपाती हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन को मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। बताओ बच्चा, कोई समस्या क्या। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, बड़ी ही आसान सी चीज थी, आपने बड़ी ही आसान तरीके से सीख ली कि जो पाई है, यानी जो परासरण दाब है, वो ताप के क्या है, समानुपाती है, यानी पाई समानुपाती टी हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब कह रहा बॉयल वांट हाफ का नियम, क्या लिखा हुआ बच्चा, देखो ध्यान से, बॉयल वांट हाफ का नियम। ठीक, अब बॉयल भाई साहब ने क्या कहा था, इसके बारे में समझ लो। तो इन्होंने कहा था भैया अगर उधर सांद्रता स्थिर रखी हो तो इधर ताप स्थिर कर लो, क्या ही दिक्कत है। तो कह रहा स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो भी क्या है, परासरण दाब है, ठीक है ना, वो उसके मोलर सांद्रण के, यानी जो सांद्रता थी उसी सांद्रता के क्या है बच्चा, समानुपाती है। जरा ध्यान से देखो कि जो पाई है इस बारी वो समानुपाती हो जाएगा, पाई है वो समानुपाती हो जाएगा इस बार किसके, सांद्रता के, यानी कि सी के। सांद्रता यहाँ पर कौन सी सांद्रता है, तो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, मोलर सांद्रता, यानी कि मोलरता, ये वही सांद्रता है ना बच्चा। ये ध्यान रखना, जो पीछे हम लोग मोलरता पढ़ के आए हैं ना, ये वही सांद्रता है। और इसको आप मान के चलेंगे कि समीकरण नंबर 2 है, ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक, अब अगर इतनी सी कहानी आपने समझ ली है ना, तो आप यहाँ पर परासरण दाब का जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ठीक, तो जो पाई है वो समानुपाती सी के हो गया, मोलरता के हो गया, और पहली बार में समानुपाती किसके था, टी के था। ठीक, अब हम लोग कह रहे हैं कि तनु विलयन के लिए परासरण दाब का सामान्य समीकरण। अब कह रहा हमें सामान्य समीकरण बता दो। तो बहुत ही आसान सी चीज है सामान्य समीकरण के लिए, कि आपको पता है ना कि भैया जो पाई है, जो पाई है वो समानुपाती है किसके, तो पहले आपने देखा टी के समानुपाती था, और इस बार दोबारा किसके, सी के समानुपाती था। सी क्या थी हमारे पास में, तो देख लो सांद्रता थी। ठीक, तो ये दोनों के समानुपाती हो गया। अब दोनों के अगर समानुपाती हो गया ना, तो फिर हमें इसी से फॉर्मूला बना देना। अब इसी से फॉर्मूला बनाने का मतलब हमारा क्या है कि भैया अगर समानुपाती है तो हम लोग यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें मिलेगा पाई बराबर, समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, बराबर। तो पाई बराबर, अब एक स्थिरांक आ जाएगा जिसको हम लोग लिखेंगे आर से, तो आर इंटू सी इंटू टी। क्या मिलेगा, पाई बराबर आर इंटू सी इंटू टी।
ये ध्यान रखना, ठीक हो गया नहीं हो गया, ठीक। तो अब हमें एक चीज कहानी समझनी है सी के बारे में। जो सी है ये क्या है, तो मोलरता है। सी को क्या है, मोलरता, ठीक। अभी तक हम लोग जिसे कैपिटल एम के नाम से पढ़ते थे मोलरता को, आज उसे हम लोग सी के नाम से पढ़ेंगे, ठीक। तो सी बराबर जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो हम लोग क्या करते थे, n/v लिखते थे फॉर्मूला, ठीक। अब वही फॉर्मूला दोबारा फिर से आप लिख दीजिए जरा ध्यान से, क्या कि पाई और बराबर में आपको क्या मिल जाएगा, अब c की जगह पे रख दो n/v। सी की जगह क्या रख दो, n/v। तो n/v, ठीक। उसके बाद आपको मिलेगा क्या, इनटू में r और इनटू में t। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ये फॉर्मूला आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ पाएंगे, ठीक। तो क्या मिल गया हमें, ये बराबर। अब हम कहते हैं v को ट्रांसफर करके इधर ले आओ, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, पाई v बराबर n इंटू आर इंटू टी। पाई v बराबर n इंटू आर इंटू टी। ये फॉर्मूला फाइनली आपको मिलेगा किसके लिए, सामान्य समीकरण के लिए, है ना बच्चा। इसको अच्छे से तैयार कर लेना कि सामान्य समीकरण पूछा जाएगा तो हम ये फॉर्मूला लिख करके आ जाएंगे, बस हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग और आगे कहानी को थोड़ा सा समझ करके चलते हैं, क्या कि भैया अगर हम v को उधर ले जाएं और n का न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला बनाने तो क्या बनेगा। इस चीज से आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे, ये केवल सामान्य समीकरण देखने का ही है। न्यूमेरिकल बनाना है तो कुछ और बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। हम लोगों ने पढ़ा था मोलों की संख्या n बराबर, मोलों की संख्या n बराबर WA बटे MA। ये विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होती है, n बराबर WA बटे MA। तो ये बात आप ध्यान रखना, तो हमने कहा वो लिख दो। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके लिख दो, हम कहते हैं पाई बराबर निकाल दो। तो पाई के बराबर जब आप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चा, n की जगह पे आपको रखना है WA। क्या रखना है, WA, ठीक। और उसके बाद में इनटू में आपको क्या मिलेगा, R, इनटू में आपको क्या मिलेगा, T, और बटे, ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे MA, और ये T को, T के जो सॉरी पाई के बगल में जो ये V था ना, इसको भी ट्रांसफर करके नीचे ले आओ। तो नीचे ले आओगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, V। और अगर किस्मत से V तुमको किसमें मिल जाए बच्चा, ML में, तो आप ऊपर एक चीज और ध्यान रखना कि 1000 से क्या कर देना, गुणा कर देना। बस हो गया, इतना फॉर्मूला याद कर लो अच्छी तरीके से, न्यूमेरिकल मैं सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ रहा क्या, ठीक है। फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, केवल यहीं तक की कहानी आपको समझनी थी और आपको मैंने बेहतर तरीके से समझा दी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर उसके बाद हम आगे कहानी को समझते हैं। देखो बच्चा ध्यान से कि हमारे पास में ये न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे करना है, इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक। जो दिख रहा है आपको वैसे ही लिखना है ना। चलो शुरू करते हैं और ध्यान देना। सबसे पहले कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। एक न्यूमेरिकल अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया, आप बाकी के सारे न्यूमेरिकल बना ले जाओगे, ठीक। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है तो उसमें आप क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में कभी आसपास मत भटकने देना इस मान को। आप हमेशा किसमें चेंज करके लिखना, केल्विन में। और केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ देते हैं, जो भी वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में दी जाएगी। ओके, इतना करके 273 केल्विन मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि हमें किसका मान बता दो, ये ग्लूकोज का दिया गया है तो इसको भी लिख देते हैं बराबर करके। तो तुम कितना लिखोगे, 0.45। कितना दिया बच्चा, 0.45 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, अब जो भी चीज आपको ग्राम में दी जाएगी आप मान के चलेंगे कि वो मान किसका है, WA का है। उसके बाद WA के सामने जो फॉर्मूला लिखा होगा उससे आप मान बनाएंगे बच्चा किसका, MA का, क्योंकि हमें जो जो मान चाहिए वो सब इकट्ठा करने पड़ेंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है किसका, ग्लूकोज का, तो C6H12O6। जब इसके परमाणु भार को आपस में जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 180 ग्राम प्रति मोल। क्या मिलेगा बच्चा आपको, 180 ग्राम प्रति मोल मिलेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, 250 ml जल। जहां मिलीलीटर की बात करते तो आप मान के चलेंगे कि वो किसका मान है, 250 ml, ठीक। मिलीलीटर में जब भी बात करेगा तो हम मान के चलेंगे कि वो मान हमारा V का है, तो आप लिख देंगे 250 ml। ओके कहानी। अब एक काम करो, R का मान और रख दो फटाफट जितना भी होता है। तो हमने क्या पढ़ाया आपको, 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल, ठीक है ना। ये मान आप लिख देना आराम से किसका, R। आप कह रहा है विलयन का परासरण दाब बता दीजिए, तो हमें क्या करना, पाई का मान निकालना है, ठीक है। अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो फिर आप न्यूमेरिकल बना लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं बची। अब तो केवल कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन आपको बचपन से ही आती है, ये बात तो आपको पता ही है। तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला कि पाई बराबर, फॉर्मूला क्या था बच्चा, बोलो साथ में जल्दी से, WA इंटू R इंटू T और इंटू 1000, ठीक है ना, बटे क्या लिखेंगे आप, MA। क्या लिखना है, MA इंटू में V।
और v देखो भाग्यवश आपको किस में मिल गया, मिलीलीटर में। मिलीलीटर में मिल गया तो फॉर्मूले में मान किसका रख देना, 1000 का गुणा करा करके, ठीक। फिलहाल अब रखो बच्चा जल्दी से, पाई बराबर क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले WA का मान, तो WA का मान कितना है 0.45 मल्टीप्लाई, R का मान कितना है तो 0.0821, ठीक, इंटू T का मान कितना निकाले हो तो 273, तो कितना बचेगा बच्चा 273 इंटू में क्या करो 1000 बटे, नीचे आ जाओ, नीचे किसका मान निकाल रखना आपको, MA का मान कितना 0.45, तो रख दो यहाँ पर 0. एक सेकेंड MA का मान रखना है ना। MA का मान कितना दिया बच्चा, देखो यहाँ पर 180, तो 180 रखो, ठीक है ना, इंटू V का मान कितना है 250, ठीक। अब एक काम करो, पॉइंट हटाओ, ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे बच्चा कितना जीरो बन जाएगा, 2 जीरो बन जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखो, है ना, कि अगर हमने लिख जाओ यार सही से, फिर उसके बाद हमने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो, इधर कितने जीरो बन जाएंगे 4, 2 3 4, ओके। अब निपटाओ जरा जो भी कटते दिखे, तो हमने कहा 1 2 3 और 1 2 3 कट गया। अब हमने कहा 5 से निपटा दूं, है ना, तो 5 से इसको काटोगे, 5 9 45 और 5 25, इधर हो गया बच्चा 50, ठीक है। 9 से इसको काट दो, 9 एकम 9, और हमने कहा इसको काटो, 9 दूनी 18, 20 हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, पाई बराबर कितना हो जाएगा 821, एक सेकेंड, ठीक है। तो पाई बराबर क्या बचेगा 821 मल्टीप्लाई 273, ठीक है ना, और बटे नीचे कितना हो जाएगा आपका, इनको गुणा करा दो, 5 दूनी 10, तो ये तो एक जीरो मिल गया, एक इसका जीरो एक उसका जीरो, तो 3 जीरो हो गए। अब बाकी ये 3 जीरो लिखे हैं, तो 1 2 3, ये ध्यान रखना, ठीक। अब बच्चा एक काम कर लेना, ये तो आप खुद ही कर सकते हो घर में, है ना, इस काम को आप घर में करना, और क्या करना आपको कि ऊपर 821 का 273 से गुणा कराना, 821 का 273 से गुणा कराना, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर वैल्यू निकल करके आ जाए बच्चा, है ना, जो भी वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाए, उसमें बस आप ये ध्यान रखना, इतने 6 अंक के बाद आप क्या लगा देना, दशमलव लगा देना, बस इतना, ठीक है ना। 6 अंक के बाद उधर पीछे से गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, और उसी 6 अंक के बाद क्या लगा देना, दशमलव लगा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर जो आएगा बच्चा, वो आप उसका मात्रक में लिख देना वायुमंडल, ठीक, क्या लिख देना वायुमंडल, ठीक। ये हो जाएगा आपका क्या, पाई का मान निकल आएगा, ठीक। जरा बताओ क्या न्यूमेरिकल बहुत टफ है क्या? न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बस आपको तरीका पता हो जाना चाहिए एक बार ही मन से, ठीक है ना। फटाफट से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कहानी हम लोग समझते हैं, है ना। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे की कहानी को। अब अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2% यूरिया के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक। जब भी आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन मिले, किसका मिले, परसेंटेज वाला क्वेश्चन मिले, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि परसेंटेज कितने का होता है 100 का, तो तुरंत आप इसको क्या मान लेना 100 ml मान लेना। मेरी बात सुनना बच्चा ध्यान से, ठीक है ना। जबकि हमें एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आयतन जो है या तो वो कितना होता है 1 लीटर, और 1 लीटर में ही हमें कितना मिलता है 1000 मिलीलीटर, ठीक। इस बात को ध्यान रखना, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 100% मतलब 100 ml, ठीक। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। अब चले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में हमको दिया गया है 2%, मतलब तुम क्या बोलोगे 2 ग्राम। जब भी किसी विलेय पदार्थ की मात्रा पूछी जाएगी, वो यही कॉन्सेप्ट लगा करके कहानी करना। पहले टेम्परेचर को लिख लेते हैं जरा, हमें टी कितना दिया गया बच्चा, कह रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। हमने कहा था डिग्री सेंटीग्रेड की कोई कहानी नहीं चलेगी, आप इसमें 273 जोड़ना पड़ेगा, ठीक। जैसे ही आप 273 जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा बच्चा 300 केल्विन, ठीक। ये तो टी की मान हो गई। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि भैया जब परसेंटेज कितना होता है 100 का, तो आप बोलेंगे 100 ml में, 100 ml में दो, ठीक है, यूरिया 100 ml में यूरिया का भार, यूरिया का भार, ठीक है ना। तो यूरिया का जो भार दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि 2 ग्राम, कितना 2% बोले तो 2 ग्राम, बस तुरंत ग्राम में चेंज कर देना। 100 ml में कितना बताया गया है 2 ग्राम, जबकि हमने क्या बोला हमारा आयतन टोटल कितने का होता है 1000 का, तो आप यहाँ पर 1000 बनाने के लिए कितने से 0 बढ़ा देना, ठीक। इधर 0 बढ़ा दिया तो क्या मिल जाएगा आपको 1000 ml में यूरिया का भार। और भार को हमेशा ध्यान रखना बच्चा किससे लिखा जाता है WA से, इसलिए ये कितना हो जाएगा आपका 20 ग्राम। देखो उधर एक 0 बढ़ाया, इधर एक 0 बढ़ा देना, तो कितना हो जाएगा 20 ग्राम। बताओ यहाँ तक कहानी पल्ले पड़ी। अब कह रहा यूरिया है, ठीक। तो ये यूरिया का फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2, ठीक, ये लिख देना।
अब हमने क्या बोला था, WA के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा मिले उसी से मान तुम बना लेना किसका, Ma का। तो यूरिया के फॉर्मूले से बना लो जल्दी से Ma का मान, तो क्या हो जाएगा NH2CONH2 कितना होता है बोलो जरा, एक का कितना होता है 14 दूनी 28, 28 प्लस 2 दूनी 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है, और प्लस में कार्बन का 12 प्लस में 16, इन सबको जोड़ो आपस में जल्दी से, कितना हो रहा 8 4 12 2 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 6 2 8 4 12, 12 8 20, 20 का 0, देखो ना 6 2 8 4 12, 12 8 20, 20 का हो गया 0, अंदर वाले जोड़ो 1 और 1 2, 2 4 और 2 हासिल का 6, यानी 60 आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल, ठीक, ये मान आ गया किसका, यूरिया के कहानी को लेकर के, ठीक, इतना तो ध्यान कर सकते हो। अब Ma का मान पता चल गया, ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया, आपको कुछ एक चीज बच्ची नहीं, ठीक, तो V का मान, तो V का मान अभी ध्यान से देखो कितना है तुम्हारे पास में, यहाँ पर देखो कितना लिया हमने 1000 मिलीलीटर, तो V बराबर आप कितना ले लेना 1000 मिलीलीटर ले लेना, ठीक। उसके बाद कह रहा परासरण दाब, यानी हमें मान किसका निकालना, पाई का। R का मान भी चुपचाप यहीं पे लिख दो, तो R बराबर हम लोगों ने पढ़ा 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल, ठीक। चलो अब इसको समझ लेते हैं जरा ध्यान से, है ना, क्या करना है, इस चीज को पहले थोड़ा सा कर लेते हैं बच्चा, इसको भी ध्यान से, है ना। चलो अभी हम आप फॉर्मूला लगा दो फटाफट, पाई बराबर क्या पढ़े हो बच्चा, बोलो सभी लोग साथ में, तो पढ़े हैं हम लोग WA इंटू में R इंटू में T इंटू में 1000, ठीक है ना, बटे MA इंटू में, और ठीक है ना, क्या होता था V, और V किस में होता था MA, क्लियर। चलो मान रख दो फटाफट, ठीक, पाई बराबर WA का मान कितना दिया गया बोलो, WA का मान है बेटा 20 ग्राम, तो 20 रख दो, ठीक। R का मान 0.0821 इंटू T का मान 300 इंटू 1000, ठीक है ना, देखते चलो बस आसानी से आंसर निकलता है। MA का मान कितना निकाला आपने 60 इंटू, और V का मान कितना है 1000, तो 1000 रख दो फटाफट, ठीक। अब मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो, जैसे ही पॉइंट हटाओगे नीचे 4 जीरो और चिपका दो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो काटो जल्दी से इसको, कैसे कैसे काटेंगे, कितने जीरो निपट सकते हैं, निपटा देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और एक ये 6 जीरो है, चुके नीचे क्या है, तो नीचे कोई तकलीफ नहीं ना, काटो 1 2 3 4 5 6 जीरो कट गए, 3 से निपटा दो, देखो ध्यान से, 3 से काटा तो 3 दूनी 6, इधर कितना हो गया बच्चा 20, ओके 20 हो गया ना। अब हमने कहा 2 से निपटा दो, 2 एकम 2 और इसको काटा तो 2 दहाम 20, ठीक है। और कुछ बचा क्या, नहीं न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं है, मैंने कितनी बार बताया तुमसे ना, बहुत आसान तरीके से इनकी कैलकुलेशन भी हो जाती है जल्दी से, केमिस्ट्री का यही तो फायदा है, जितने चाहो उतने नंबर ले आओ, तुम्हारा मन करे 100 में 100 तो 100 में 100 आ जाएंगे बच्चा, ठीक। थोड़ी संघर्ष करना शुरू कर दो अभी से। ऊपर कितना बचा 821, कितना 821, ठीक, बटे नीचे बेटा कितने हो जाएंगे 10, समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक। मेरे खुद ही बेटा 96 नंबर आए थे, मैं 100 में 100 नहीं ला पाया, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने मन ही नहीं बनाया उतना, ठीक। आप मन बनाओगे तो आ जाएंगे, 2 अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा दो, तो कितना मिलेगा बच्चा आपको 8.21, और यहाँ पे क्या लिख देना बच्चा वायुमंडल, ठीक। इस तरीके से न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, बेहतर तरीके से, आसान तरीके से। कहानी क्लियर हो गई कि नहीं, ठीक। फटाफट जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातचीत करते हैं हम लोग। अब हमारे पास में बच्चा क्या, प्रतिलोम परासरण, क्या है, प्रतिलोम परासरण, ठीक। इसके बारे में समझ लो, और यहीं से चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिलोम का मतलब समझते हो ना बेटा, रिवर्स, क्या होता है रिवर्स, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब ही होता है इनवर्स, प्रतिलोम, ठीक है ना, प्रतिलोम, ओके, ऐसे प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब हो जाता है बच्चा उल्टा, क्या हो जाता है उल्टा, ठीक है ना, उल्टा कहानी चलेगी प्रतिलोम की, ठीक है। तो कह रहा प्रतिलोम परासरण, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक, इधर देखो बेटा, ठीक, ये क्या है हमारे पास में प्योर वाटर है, और इधर क्या है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब ये है बेटा सांद्र विलयन, और ये प्योर वाटर, इसका मतलब ये इसकी सांद्रता क्या है, निम्न है। मेरी एक बात समझ रहे हो, ठीक, ध्यान से समझो। अभी जो हमने पीछे आपको कहानी समझाई, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कण। अब अगर बेटा यहाँ पर थोड़ी सी कहानी को मेरी समझने की कोशिश करो, तो मैं सब कुछ सिखा दूं आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है वो क्या लिखा है निम्न, क्योंकि इसमें केवल और केवल प्योर वाटर है, तो इसकी सांद्रता कैसी है बच्चा, निम्न है। और ये जो आपको झिल्ली दिखाई दे रही है ना बीच में रेड कलर की, ठीक, इस झिल्ली का नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या नाम है, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली का सिर्फ एक ही काम है कि ये केवल और केवल विलायक के कणों को निकलने देगा, क्या निकलने देगा, विलायक के कणों को, ठीक। इसके बाद इधर आ जाओ, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बेटा सांद्र, तो इसकी जो सांद्रता है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, ये सांद्र है, ये निम्न है, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, अगर ये सांद्र है तो यहाँ पर इसकी सांद्रता बता सकते भैया कि इसकी सांद्रता जो है वो उच्च होगी,
कैसी होगी, उच्च होगी। ठीक, अब जब भी तुम यहाँ पर क्या करते हो, अर्धपारगम झिल्ली लगाते हो तो हमेशा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर किसके, विलायक के कण, बच्चा किसके कण, विलायक के कण। ठीक, यानी कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा एरो, ये किसके कणों को लेकर बताया गया, विलायक। और ये तो बहुत बार पढ़ चुके हो, पीछे हमने पढ़ाया, परासरण में भी, परासरण दाब में भी पढ़ाया। ठीक, अब जरा यहाँ पर समझ लो कि प्रतिलोम परासरण की क्या कहानी होती है। ठीक, तो इधर की इधर तरफ जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा था इसमें तुमने एक पिस्टन लगाया था, जैसे ही पिस्टन लगाया, थोड़ा सा दाब डाला, तो ये विलायक के कण इधर आना क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। जब बंद हो गए थे तो इसी को हमने बोल दिया था परासरण दाब। क्या बोल दिया था, परासरण दाब। इस चित्र पे आ जाओ, अब जरा समझना ध्यान से। कह रहा यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक, ये दिख रहा ना प्रेशर, ये प्रेशर दिख रहा कि नहीं दिख रहा। ठीक, हमने कहा कि इस प्रेशर का जो परासरण दाब था, मान लो वो 5 वायुमंडल था, या हमने कहा 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, कि अगर 5 वायुमंडल दोगे तो परासरण दाब की जो कहानी है या जो परासरण की क्रिया है वो रुक जाएगी। ठीक, यहाँ पर हमने कहा इसकी सांद्रता उच्च हटा देते, हमने कहा तुम यहाँ पर अगर 5 एटीएम का दाब डालोगे तो ये जो विलायक के कण उधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, ये आना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक, लेकिन भैया तुमने ऐसा करा तो इस चीज को तुमने नाम भी दिया था पीछे, क्या, परासरण दाब। इस चीज को क्या नाम दिया था बच्चा, तुमने परासरण दाब नाम दिया था कि नहीं दिया था। ठीक, तो हाँ, इसी को तो पढ़ करके आ रहे हो, इसी को तो न्यूमेरिकल बना करके आ रहे हो। ठीक, लेकिन भैया किसी जिद्दी व्यक्ति ने इस 5 एटीएम के साथ साथ इसमें उसने 10 एटीएम का प्रेशर और लगा दिया। देखो कहानी बच्चा कितने में बन रही थी, 5 पे ही बन रही थी, अब तुमने टोटल 15 एटीएम का इसको क्या दे दिया, प्रेशर दे दिया, पूरा का पूरा कितना दे दिया, 15 एटीएम का, 15 वायुमंडल का दाब जब आपने उसको दे दिया तो क्या लगता है कि रुकने की बजाय अब जहां पे इधर वाले जो विलायक के मॉलिक्यूल है अब वो उधर की तरफ भागने लगेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक, अब देखो जरा ये एरो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, यानी इसका मतलब है कि जैसे ही इसको 15 वायुमंडल का दाब दिया गया, जो विलायक के कण उधर से इधर की तरफ आ रहे थे वो तो रुक तो 5 में ही गए थे, लेकिन जब और ज्यादा तुमने प्रेशर अप्लाई करा, देखो ध्यान से बच्चा, यहाँ पर ये आपको पिस्टन दिखाई देना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे ही आपने और अधिक प्रेशर अप्लाई करा, वैसे ही यहाँ से विलायक के कण उधर की जाने लगे। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि जो अर्धपारगम झिल्ली, ये जो बीच में झिल्ली लगी, इस झिल्ली का नाम क्या है, अर्धपारगम झिल्ली, और इसका सिर्फ एक ही काम है कि वो क्या करती है कि विलायक के कणों को उधर से इधर, इधर से उधर, बस इतना ही काम है उसका। ठीक, तो पहले जब परासरण की क्रिया हो रही थी तो उधर से इधर की तरफ आ रहे थे, लेकिन जब आपने परासरण की क्रिया को 5 एटीएम पर रोक दिया तो वो इधर से इधर आना बंद हो गए। लेकिन फिर जब आपने माने ही नहीं, आपने 10 एटीएम का दाब और बढ़ा दिया, टोटल 15 कर दिया, जब 15 एटीएम का दाब डाला तो जो कहानी रुकी थी अब वो कहानी उल्टा शुरू हो गई भैया, अब इधर से उधर की तरफ जाने लग जाएंगे। ठीक है ना, इस कहानी को समझना है, और वही वहां पर लिखा है। कह रहा यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक, मान लो परासरण दाब हमारे पास में कितना था, 5 एटीएम, अब उससे अधिक तुमने डाल दिया 10 एटीएम का दाब या 15 एटीएम का दाब, तो कह रहा प्रयुक्त किया जाए तो विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता, ध्यान से देखो बच्चा, इस विलयन की सांद्रता कैसी है, उच्च है, उच्च सांद्रता वाले विलयन से कहां की तरफ, निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ध्यान से देखो बेटा, वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर होने लगता है, इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कह देते हैं। ठीक है ना, परासरण की क्या कहानी क्या थी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कर जाए, अब जस्ट उसका उल्टा कर दो तो कहानी उल्टी हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। ठीक, और वो होगी किससे, जब आप परासरण दाब से अधिक दाब डाल देंगे। ठीक है ना बच्चा, ये थी कहानी पूरे के पूरे चैप्टर की, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और आज का वीडियो और आज का चैप्टर यानी पहला चैप्टर आज से होता है बेटा कंप्लीट। ठीक है, 100% आपको खत्म करके दे दिया गया है, अब आपको केवल इसके नोट्स जो आपने तैयार कर रखे हैं उन नोट्स से रिवीजन करना, इसके बाद इस चैप्टर से और कुछ कभी नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाना है। ठीक है बच्चा, अब इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करके, रिवीजन करके तैयार कर लीजिए, तो ये कहानी कंप्लीट हो जाएगी, 8 नंबर आपके एकदम से फिक्स हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग अगले लेक्चर में बातचीत करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, यानी वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है ना, बहुत बेहतर तरीके से वहां पर भी वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से, धुरंधर तरीके से करते रहना प्यारे बच्चों। ठीक है ना।